चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता मतलब भारत का जो जैव विविधता है, भारत के ज्योग्राफी से जो जैव विविधता पढ़ेंगे, वही हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए ही है, आपके लिए स्पेशली है। और इस वीडियो को अगर देख लेते हैं, जितना भी मैं ज्योग्राफी का पार्ट डाल रहा हूँ, अगर आप देख लेते हैं, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप सुन के जाते हैं तो। तो चलिए शुरू करते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हैं, जिसे हम बायोडायवर्सिटी ही बोलते हैं। तो इसमें हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ेंगे जो कि 106 हैं और टोटल पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे पर्यावरण पढ़े होंगे तो आपको इसमें आसानी से आपको समझ में आएगा। ये पूरे भारत का पढ़ेंगे, ठीक है? पर्यावरण में भी था लेकिन उतना नहीं था जितना इसमें आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। पर्यावरण अलग टॉपिक था इसलिए पढ़ा दिया बीपीएससी वालों के लिए। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जिसे कहा जाता है तो वो कोलकाता में है। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान अगर पूछे कहाँ है तो हम बताएंगे कोलकाता में है। कोलकाता में है, कहाँ? कोलकाता में है। अगर आपसे पूछे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है तो हम जानते हैं आगे कि असम में है। तो हम जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। याद हो गया। सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान तो कोलकाता में है। अगर पूछे महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है तो हम बताएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान पूछते तो हम बताएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पर्यावरण पढ़े होंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आपसे पूछे कि जीवाश्म नेशनल पार्क जो है अवस्थित है तो जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ है तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कहाँ? मांडला में। मध्य प्रदेश के मांडला में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगर पूछे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो जैसे ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आए तो मध्य प्रदेश को टिक लगा के आ जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब लेकिन का सवाल क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है तो बताइएगा रॉयल्स बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे मिलेगा आपको रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल में जरूरी नहीं है, भटकते भी तो रहता है ना? ऐसे याद कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ और क्या बात करूँ तो देखिए वर्ष 1974 में मतलब 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? जो जैसे ही नामदफा आए तो अरुणाचल प्रदेश को बता दिएगा, क्योंकि नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को ही लोग जानते हैं। तो नामदफा उसी जगह पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। चलिए अगर बात करूं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में ही है, ये हम जानते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था तो बताएंगे 1974 में ही किया गया था। 1974 में जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना हुई और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना हुई, लेकिन बस जगह जो है दोनों अलग अलग थे। एक अरुणाचल प्रदेश में नामदफा का हुआ और बांदीपुर का कर्नाटक में हुआ था। चलिए अगर मैं बात करूं और क्या तो देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जैसे ही नागरहोल जाइएगा तो कर्नाटक पहुंच जाएगा। कर्नाटक नाटक करिए नागरहोल जाइए। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में जाइएगा तो जानवरों का जो है रोल दिखेगा और वो कर्नाटक में दिखेगा। लेकिन नागरहोल का राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया। तो परिवर्तित नाम क्या है ये पूछ रहा है तो बताइएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए अगर पूछे नो रेक चाहे नो करेक बोल दीजिए, जैव मंडलीय क्षेत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है तो हम बताएंगे मेघालय में। मेघालय में जाइएगा तो नो करेक करिएगा, नो करेक कह दीजिए या नो रे कह दीजिएगा, ठीक है? नो का अलग कर दीजिए और रेक कर दीजिए, क्योंकि नोक पे रहेगा ना, मेघालय में है ना, बारिश की जगहों पे है तो भाई नोक रे रह जाइएगा, रेक हो गया। अगर पूछे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मतलब फर्स्ट नेशनल पार्क अगर पूछे कौन सा है तो हम बताएंगे उत्तराखंड का है। अच्छा उत्तराखंड में है तो हाँ उत्तराखंड में है तो प्रथम है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ है तो उत्तराखंड में है।
ये भी हम अच्छे से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि राजस्थान जा रहे हैं तो राजस्थान में कौन-सा मिलेगा? तो हम बताएँगे रणथंभौर वन्यजीव विहार मिलेगा। अच्छा जी, रणथंभौर वन्यजीव विहार मिलेगा तो किस राज्य में स्थित है? यही सवाल है ना? तो राजस्थान में स्थित है। तो रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर कीजिए, राजस्थान पहुँचिए क्योंकि वहीं पे मिलेगा वन्यजीव विहार या वन्यजीव उद्यान। अब महत्वपूर्ण आते हैं वन्यजीव अभयारण्य, क्योंकि इसमें हम सिर्फ पढ़ते चलेंगे और कैसे याद करवाते हैं, आप सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ सुनना है, याद मैं करवाऊँगा। विश्वास के साथ सुनिए। तो सुनिए, महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है, हम पढ़ते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेंगे, जो कि हमारे भारत में बहुत ही अच्छी भूमिका में है। तो चलिए चलते हैं आगे। हम सबसे पहले उठाते हैं राज्य भारत का आंध्र प्रदेश को। जब आंध्र प्रदेश आप जाइएगा ना, कल्पना में चलिए डूब जाइए, कल्पना करने लगिए। अब देखिए जाना तो संभव अभी नहीं है, तो कल्पना ही ज़्यादा बेटर होता है और कल्पना ही सारा सपना पूरा करता है, ये आप जानते हैं। जो सपने हमारे पूरे नहीं होते, वो कल्पना में हम लोग पूरे कर लेते हैं। तो कल्पना करते हैं। आप चलिए अब कल्पना में डूब जाइए। जब आंध्र प्रदेश पहुँचिएगा, तो आंध्र प्रदेश में आगे सबसे पहले हम चलेंगे बहुत ही फेमस जगह पे। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम पहुँचेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगेगा। हम सबसे पहले मतलब नागार्जुन सागर जाएँगे, श्रीशैलम में घूमने का मन है। आपको मन करेगा तो पुलिकट में चल जाइए, कोल्लेरू में चल जाइए, कोरिंगा में चले जाइए, आपका मन है। आपका मन जहाँ-जहाँ है अब चले जाइएगा। हमको मन किया कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम हम पहुँचेंगे। प्राणहिता में भी जा सकते हैं, वहाँ पे प्राण नहीं जाएगा, प्राणहिता में जाइए, वहाँ पे अच्छा वन्यजीव अभयारण्य है। तो आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो हम बोलेंगे कि हम भाई कोल्लूरू में जाएँगे। फिर बोलेंगे नहीं, नहीं, नहीं कोल्लूरू नहीं जाएँगे, हम पुलिकट में जाएँगे, पुलिकट वन्यजीव नहीं, नहीं, नहीं सबसे फेमस है भाई नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। अब 4 गो दोस्त आप लोग रहिए तो कभी कुछ बोलिएगा, कभी कुछ बोलिएगा। याद हुआ कि नहीं? अब वो बोलेंगे नहीं, नहीं तुम लोग जो जाओ, नया नाम है कि यूनिक नाम लग रहा है, हम कभी नहीं सुने इसको। तो कोरिंगा में जाएँगे, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जाएँगे जो कि आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा है। अरे तुम लोग इस समय क्या जगह प्राणहिता में जाओ, जहाँ पे प्राण बसता है, जहाँ पे प्राण फैला हुआ है। प्राणहिता चलो, वन्यजीव अभयारण्य, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, चलो। ये हो गया। याद हुआ कि नहीं? ये तरीके आपको पसंद आए कि नहीं? हम कई तरीकों में कोशिश करते हैं कि आपको फन हो, मस्ती हो, तो याद भी हो जाए। अब चलिए ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था तेलंगाना, तो तेलंगाना हम चलेंगे भाई। अब तुम लोग भाई आंध्र प्रदेश जाओ, हम जाते हैं तेलंगाना। आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग मतलब फ्रेंड जैसे फ्रेंड चल के हम बात करते हैं, वैसे हम बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग का अपमान करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। आपका सम्मान आपसे ही शब्द से करता हूँ। तो याद रखिएगा तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात करें तो हम तेलंगाना घूमने चल गए, कुछ दोस्त चले गए आंध्र प्रदेश, कुछ लोग हम तेलंगाना। तेलंगाना जाएँगे तो भाई तेलंगाना में भी नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। सोचिए आंध्र प्रदेश में मेरा एक दोस्त है, चला गया नागार्जुन सागर श्रीशैलम, यहीं पे हम भी चले आए, लेकिन तेलंगाना की तरफ से चले गए। तो दोनों मिलेंगे, लेकिन एक आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे मिलेगा, एक नागार्जुन सागर श्रीशैलम में मिलेगा, मतलब तेलंगाना के बॉर्डर पे मिलेगा। अब आंध्र प्रदेश में प्राणहिता में गए, तो हम सोचे कि चलो प्राणहिता, तो प्राणहिता यहाँ भी है, कहाँ? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में भी प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ भी हम जाएँगे। तो दोनों, एक दोस्त मेरा आंध्र प्रदेश के प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य में और हम तेलंगाना प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य में है। और एक है किन्नेर सानी। किन्नेर सानी नाम का जो है तेलंगाना में थोड़ा अलग जो है वन्यजीव अभयारण्य है। तो किन्नेर सानी अगर पूछे वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो हम बताएँगे तेलंगाना में है। अब चलिए सबसे अच्छी चीज़ है बिहार। बिहार में आप लोग 1-2 नाम सुने होंगे, जिसमें वाल्मीकि का ज़्यादा नाम सुने होंगे, है ना? लेकिन अब हम पढ़ेंगे बिहार में जो-जो मुख्य इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है, वो पढ़ेंगे। तो बिहार में जो है बरेली झील है, जो कि वर्तमान में इसे सलीम अली जुब्बा साहनी पश्चिम बिहार बोला जाता है। तो बरेली झील आप कहाँ है? बिहार में। तो बिहार में बरेली झील है, तो वर्तमान में जो है इसे सलीम अली जुब्बा साहनी पश्चिम बिहार बोला गया है, बिहार वाला में। एक भीम बाँध का वन्यजीव अभयारण्य, क्या है? भीम बाँध वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि कहाँ है? बिहार में है। अब बिहार में आए हैं, तो बिहार में कहाँ घूमिएगा? गौतम बुद्ध को नहीं दिखिएगा, गौतम बुद्ध भी है, गौतम बुद्ध वन विहार भी बना हुआ है, तो यहाँ भी आ जाइए, वन्य जीव कहिए, वन विहार करिए, वन्यजीव कहिए। वन्यजीव अभयारण्य है भाई, गौतम बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध। काँवड़ झील चले जाइए, काँवड़ झील बहुत ही फेमस है, काँवड़ झील जो है ना, यहाँ बिहार में मिलेगा आपको, ये वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए काँवड़ झील आप सब ये सब
घूम लिया, हमको भाई वाल्मीकि जी का घूमना है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य घूमना है, हमको और कहीं नहीं घूमना। अब जाना पड़ेगा कहाँ? बिहार जाएँगे, बिहार जाएँगे और क्या बिहार में हैं, जाएँगे। अच्छा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अगर हमको जाना है, तो विक्रमशिला जाइएगा ना, विक्रमशिला कहाँ है विश्वविद्यालय बताइए? भागलपुर, भागलपुर जाइए वहाँ पे डॉल्फिन मिलेगा आपको। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है वन्यजीव अभयारण्य है और वो है कहाँ? बिहार में है। अब बिहार में है तो जाइए, घूमिए, फिरिए। और चलिए कैमूर काहे भूल जाइएगा, कैमूर बहुत फेमस है, कैमूर भी वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि आप जा सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग चंडीगढ़ घूमते हैं। चंडीगढ़ घूमिएगा तो चंडीगढ़ घूमने के लिए एक ही झील मिलेगा, वो भी सुखना झील के नाम से जाना जाता है। सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य कह दीजिए। सुखना झील जो है कहाँ है, किस राज्य में है? तो हम बताएँगे या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो चंडीगढ़ में है। आपको जो मन करे बोल दीजिए। अगर आपसे पूछे कि ठीक है, हम इतना समझ गए छत्तीसगढ़, देखिए मध्य प्रदेश को हम थोड़ा देरी से पढ़ेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है ना, गांधी सागर है, राष्ट्रीय चंबल है, पन्ना है, ये सब वन्यजीव अभयारण्य है। ये टाइगर नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है? तो चलिए हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ आपको हम घुमाते हैं, छत्तीसगढ़ घुमाएँगे तो आपको बहुत अच्छा चीज़ है, जहाँ पे सीता जी का नदी बहेगा। मतलब सीता नदी नाम से वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ है? बताइए? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। अचानक मार अगर पूछ दी, अचानक मार दिया, अचानक मार हो गया, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे अचानक मार हो गया इसीलिए वहाँ पे बन गया वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया। समझ गए? तो अचानक मार, सीता नदी ये सब शब्द आएगा छत्तीसगढ़। गढ़ जो है टिक लगा के आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे गढ़ है, अचानक मारने का, अचानक सीता नदी बहने का। ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगर मैं बात करूँ गोवा का, तो गोवा की अगर मैं बात करूँ, तो गोवा अगर जाइएगा घूमने ना, तो देखिए गोवा पे तो हम जानते हैं लोग बीच पे ज़्यादा जाते हैं। लेकिन गोवा में अगर मन है तो चलिएगा भगवान महावीर के नाम से एक वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे चले जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। और याद रखिएगा भगवान महावीर का जो नाम है, पहले क्या नाम था? मोल्लेम। तो मोल्लेम के नाम से भी जाना जाता है। तो मोल्लेम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। भगवान महावीर के नाम से भी वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि ये दो एक ही नाम है, जो कि गोवा में है। क्लियर हो गया? अगर चलिए गुजरात का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम घुमाते हैं आपको, मतलब वन्यजीव अभयारण्य घुमाते हैं, तो आगे हम चलेंगे गिर। गिर में आपको देखिए शेर का जगह है भाई, इसमें कोई ठीक नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जाइए शेर को देखिए, एकदम गिर में रोड पे ही रहता है। और कच्छ की खाड़ी चली जाइए, जिसे हम मरीन बोलते हैं। कच्छ की खाड़ी चली जाइए जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जब घूमिएगा तो वहाँ पे अच्छा लगेगा आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, मरीन है। नल सरोवर, नल सरोवर जो है नाम से वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा। और नल सरोवर जहाँ पे होगा वहाँ पे नारायण सरोवर भी होगा, नारायण होंगे, विष्णु होंगे, नारायण सरोवर होगा। नारायण सरोवर है तो नारायण सरोवर को ही एक और नाम से जानते हैं, चिंकारा के नाम से जानते हैं। तो चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ? गुजरात में है। अगर पूछे कि पूर्णा, पूर्णा जो है ये भी गुजरात का वन्यजीव अभयारण्य में आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। और जंगली गधा अगर देखना है, वाइल्ड एस देखना है, तो भाई पक्का चले जाइए गुजरात में, तभी मिलेगा। और एक बचा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या बोलेगा? बस्टर्ड, याद रखिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये भी हमारा गुजरात में है, जहाँ पे ग्रेट वहाँ पे जीटी, मतलब गुजरात। क्लियर? चलिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश घूमने। हिमाचल प्रदेश जब जाइएगा ना घूमने, तो वहाँ पे बहुत अच्छा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाइएगा तो वहाँ पे चंद्रताल नाम का हिमाचल प्रदेश में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, मतलब वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। पोंग डैम झील के नाम से भी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो पोंग डैम डैम जो है, पोंग डैम झील जो पूछे, हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल पूछते तो हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका को क्यों छोड़ दीजिएगा? रेणुका नाम से एक वहाँ पे व्यक्ति रहती थी, इसी के नाम पे बन गया वन्यजीव अभयारण्य। तो रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। याद करवाने के लिए मैं शब्दों को तोड़ मरोड़ करता हूँ, आप कुछ अलग ना लेंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर अगर चलिएगा, तो हम मान लीजिए हम जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर जाना है ना, तो हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमना है। तो उसके लिए आगे जाएंगे, हो के सर जाएंगे, हो के सर जाएंगे, तो हो को अलग कर दीजिए और केर सर कर देंगे। केसर याद रखिएगा, केसर जम्मू कश्मीर में होता है ना, उसी को केसर कर दीजिए। तो हो केसर वन्यजीव अभयारण्य जाएंगे, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सूरी नसर जाएंगे, सूरी नसर मानसर एक ही है। सूरी नसर मानसर अगर जाना है वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम जाएंगे जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गए? चलिए ये बात तो हो गई। अगर मैं बात करूँ और
क्या बात करूँ? तो सुनिए, अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की हो गई, अब हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में भी आपको वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, जिसमें काराकोरम के नाम से भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तो चांगथाल शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो कि हम पर्यावरण में इसको पढ़े थे। तो चांगथाल शीत मरुस्थल अगर पूछे कहाँ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम बताएँगे लद्दाख में है। लद्दाख जाइए तो घूम के आइए। अब मान लीजिए चलिए ये सब तो ठीक है नहीं घूम पाएँगे मान लीजिए, झारखंड तो घूम पाइएगा ना, आस-पास तो घूम पाइएगा। तो झारखंड घूमिएगा ना तो वहाँ पे गौतम बुद्ध, जो कि हमारे बिहार में भी गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जा सकते हैं। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। पलामू भी दोनों है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और तोप चंची ये भी हमारा झारखंड का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और डालमा जो है फिक्स है, तो डालमा भी हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो डालमा हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, हजारीबाग हो गया, पारसनाथ हो गए, पलामू हो गए, तो चंची हो गए, ये सब जो है झारखंड का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब वन्यजीव अभयारण्य है। अब चलिए कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक जब जाइएगा ना तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ताल कावेरी नाम का एक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये जाना हमको आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे दांडली, दांडली जो है आप भी ये भी जानते हैं कि ये कर्नाटक का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लेकिन चिंचोली जो हो गया, घाट प्रभाव हो गया, ये सब जो है नदी के रूप में भी है और इसे कर्नाटक का जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया है, वन्यजीव अभयारण्य में रखा गया है। क्लियर हो गए? तो दांडेली, घाट प्रभा प्रभा है, चिंचोली याद रखिएगा और ताल कावेरी ये सब जो है आपका कर्नाटक में है। एक्चुअली कर्नाटक घूम लिए तो केरल को क्यों छोड़िएगा? केरल हम घुमाते हैं। केरल घुमाइएगा ना तो केरल घूमिएगा तो बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे इदुक्की, इदुक्की जो है वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार का नाम सुनेंगे, पेरियार तो वन्यजीव अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, सब है, याद रखिएगा। और पराम्बीकुलम ये भी हमारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है। मालावार याद रखिए, मालावार पूरा है मालावार, माला अलग कर दिया है, वार अलग कर दिया है, मालावार। तो मालावार भी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। थडेकक्कड़, थडेकक्कड़ जो है ये भी हमारा केरल का बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे देखिए कुमारकोम, कुमारकोम का नाम सुने होंगे, पहली बार सुने होंगे। तो यहाँ घूमने जाइएगा ना तो आपको क्या मिलेगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कुमारकोम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल दीजिए। अगर मान लीजिए वायनाड, जहाँ जाना है, देखिए जहाँ जाइएगा उस जगह का नाम तो होगा ना, उसी के नाम से ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा, तो वही बना देते थे। अब जा रहे हैं केरल, तो केरल में जो जगह बना हुआ है उस जगह का नाम पे बना दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे वायनाड, वायनाड जगह भी है लेकिन वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तभी जगह बना है ना? तो वायनाड के नाम से हम जानते हैं, क्लियर हो गए? क्योंकि वो एरिया जब है तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बस खत्म। चलिए, तो इडुक्की अब देखिए ये भूल गए, नेयार, ठीक है, नेयार, नेयार भी बहुत फेमस है क्योंकि केरल का है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए घुमाते हैं आपको, केरल के बाद चलते हैं डायरेक्ट, अब बीच में आते हैं मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ पढ़ लिए थे, इसके पड़ोसी मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। तो जैसे ही मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोरी नाम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है। गानी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय चंबल की बात करते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मध्य प्रदेश का है। अगर पन्ना पूछे तो ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मध्य प्रदेश का पन्ना। पन्ना तो राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है। रातापानी, रातापानी की अगर बात करें तो ये भी हमारा, देखिए टाइगर रिजर्व तो उतना नहीं बताया जाता है जितना ये वन्यजीव अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान बताया जाता है पन्ना को। रातापानी की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, जो कि वन्यजीव अभयारण्य है। और सोन घड़ियाल, सोन घड़ियाल जैसे ही शब्द आए तो मध्य प्रदेश ही लगाएगा। सोना का बात करें, गोल्ड की बात करें तो मध्य प्रदेश में, इसलिए सोन घड़ियाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऐसे याद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। याद हो रहा है, तरीके मैं बदलते रह रहा हूँ, अगर बोरिंग है तो बताइएगा, नहीं तो आप स्पीड करके वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र चलते घुमाते हैं आपको। जब महाराष्ट्र घूमने चलिएगा ना तो महाराष्ट्र जब घूमिएगा तो बहुत अच्छा है, पेनगंगा चले जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा घूमने में, बहुत खूबसूरत जगह पे है। और वहाँ जाइएगा, फिर एक जाइएगा मेलघाट चले जाइएगा, मेलघाट भी अच्छा है, मतलब छोटा है लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और अगर नहीं जाने का मन है तो आप चले जाइए, कहाँ जाइएगा पता है? नाग जीरा पक्षी चले जाइए, नाग जैसा आपको पक्षी दिखेगा वहाँ पे, याद करवाने के लिए बोलता हूँ, गलत पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेंगे। तो अब महाराष्ट्र गए हैं तो नागजीरा पक्षी जाएंगे, पेनगंगा जाएंगे, मेलघाट जाएंगे। अच्छा, हरिश्चंद्र घाट क्यों नहीं जाएंगे हम?
जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो कलसुआ हरिश्चंद्र घाट भी हम जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र में है। तो हरिश्चंद्र जी का जगह है, तो जरूर जाएंगे भाई, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होता होगा। और अगर बात करें तो फन साड जगह पे जाएंगे और बोर जगह पे जाएंगे। तो बोर देखिए, एक बोरी है जो कि मध्य प्रदेश में है, एक बोर है जहाँ पे बोर होते होंगे, वहाँ महाराष्ट्र में जाइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एक फन साड हैं उसको, फन साड अगर पूछे इस तरह का शब्द अगर आए तो महाराष्ट्र ही टिक लगाइएगा। अगर मान लीजिए कि ठीक है इतना हम समझ गया, लास्ट बचा क्या, उमरेद कर हांडला, ठीक है, कर हांडला याद रखिएगा। तो उमरेद कर हांडला जो है वो महाराष्ट्र का यूनिक, जबरदस्त और घूमने वाली जगह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, उड़ीसा अगर आपको जाने का मन है तो उड़ीसा जाइएगा ना, तो सबसे बड़ी बात कि चिल्का चले जाइएगा, चिल्का झील घूम जाइएगा, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नहीं तो गहीर माथा जिसे हम मैरीन बोलते हैं, वहाँ पे जाइएगा, बहुत खूबसूरत जगह पे है। नहीं तो नंदनकानन चले जाइए, नंदनकानन तो फेमस है, आप जानते ही हैं। अगर नंदनकानन नहीं जाना है तो सबसे बढ़िया बात सिमलीपाल चले जाइए, यहाँ पे सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, तो चले जाइएगा। ठीक है, आप देखिए सिद्धकोसिया गॉर्ज भी आप जा सकते हैं, उड़ीसा में ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। और भीतरकनिका मतलब भीतर की ओर जाइए, जितना अंदर जाइएगा उतना आपको दिखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका, समझ गए। ये हो गया उड़ीसा का। अब उड़ीसा घूम लिए तो पंजाब में एक ही चीज है और वो है हरिकेन झील है, जो कि चले जाइए, अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई है। चलिए, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, किसकी बात करूं, राजस्थान का। जब राजस्थान अगर आप जाइएगा ना तो सबसे बढ़िया माउंट आबू चले जाइएगा, बहुत अच्छा है वहाँ पे माउंट आबू पे है, आपको जैन जी का भी मंदिर मिलेगा, अब चले जाइएगा। तो राजस्थान जाना है तो माउंट आबू चले जाइए। दूसरी बात, सरिस्का जो है बहुत फेमस है, पश्चिमी बिहार भी है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, राजस्थान में है। जवाहर सागर भी आपका जो है राजस्थान में ही आएगा। राष्ट्रीय चंबल बहुत फेमस है, जो कि राजस्थान में आएगा। चंबल आएगा, मध्य प्रदेश में भी एक चंबल है, राष्ट्रीय चंबल ही है, और राजस्थान में भी है। और वन विहार भी आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ था, राजस्थान में था, याद रखिएगा। वो रणथंभौर क्या है, राष्ट्रीय वन्यजीव विहार है, याद रखिएगा, रणथंभौर राजस्थान का। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तमिलनाडु चलिए साउथ इंडिया आप घूमते हैं, तो तमिलनाडु में जाइएगा, साउथ इंडिया जा रहे हैं तो साउथ इंडिया वाला लैंग्वेज याद रखना होगा, तमिल भाषा याद रखना होगा, तमिल भाषा में नाम होगा, जिसमें से अन्ना मलाई का नाम सुने होंगे। अन्ना मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। तो तमिलनाडु में जो अन्ना मलाई है वो इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। और वेदांत, देखिए वेदांत थंगल, ये वेदांत थंगल जी हैं, तमिल लैंग्वेज है, तो तमिलनाडु में है, ऐसे याद रखिएगा। कोडाइक नाल बहुत फेमस है, कोडाइक नाल अगर घूमना है तो आप चले जाइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कोडाइक नाल गए तो आप एक बात जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में गए थे पुलिकट वन्यजीव अभयारण्य घूमने, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने। तो आप याद रखिए पुलिकट झील अगर पूछे कहाँ है तो तमिलनाडु में है, तो ये पुलिकट झील भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। तो पुलिकट वाला आपको आंध्र प्रदेश में भी है और आपको पुलिकट झील तमिलनाडु में भी है। क्लियर हो गए। तो अगर आए तो ऑप्शन के हिसाब से आपको काटना होगा। नेल्लई अगर पूछे कि ये क्या है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये तमिलनाडु में है, तो नेल्लई घूमने का मन होगा तो आप जाइएगा। अब इतना चीज जान गए तो कल कक्कड़ काहे नहीं जाइएगा, कल कक्कड़ चले जाइए, सतमंगलम चले जाइए, ये सब जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतमंगलम, कल कक्कड़। और एक तो जानते हैं पॉइंट कैलीमर भी तमिलनाडु में है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टाइप का लगता है ना, पॉइंट कैलीमर। चलिए ये हो गए। अब चलिए हम चलते हैं भाई, बिहार घूमे, झारखंड घूमे, तो उत्तर प्रदेश काहे न घूमेंगे, इस पड़ोसिया को छोड़ काहे देंगे, है ना। तो चलिए उत्तर प्रदेश चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश जाइएगा तो कैमूर आपको बिहार में भी मिलेगा और आपको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे भी मिलेगा। तो कैमूर हो गया वन्यजीव। महावीर स्वामी आपको बिहार में भी मिलेंगे, लेकिन महावीर स्वामी का ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। राष्ट्रीय चंबल मध्य प्रदेश में भी मिले और राष्ट्रीय चंबल आपको कहाँ मिलेगा, और बताइए। राष्ट्रीय चंबल मध्य प्रदेश सुने ना जी, और राष्ट्रीय चंबल बताइए। राजस्थान में है, इतना सोचना ही नहीं है। और आपका उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय चंबल है। तो ये सब वन्यजीव अभयारण्य आपको 3 राज्य में मिलेगा राष्ट्रीय चंबल।
तो याद रखना होगा। ओखला पक्षी भी आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ओखला पक्षी। और पटना, देखिए पटना पश्चिम बिहार जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ना कि पटना में है, समझ गए? ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ दिल्ली का, तो दिल्ली में भाई एक ही है, इंदिरा प्रियदर्शिनी नाम का एक वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि असोला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। असोला घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश घुमाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश जब घूमिएगा ना, तो आपको सेसा आर्किड आर्किड आपको घूमना पड़ेगा। तो सेसा आर्किड घूमना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप जाइए अरुणाचल प्रदेश, और नहीं तो पखुई जाइए, आपको मिलेगा। और आप जानते हैं नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो राष्ट्रीय उद्यान है ये नामदफा। और ये सब जो पखुई है, सिसा आर्किड है, ये सब जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य में। अब चलिए असम घुमाते हैं। असम में तो राष्ट्रीय उद्यान अच्छा है ना, फेमस है। लेकिन यहाँ पे देखिए असम जाइएगा ना, तो आपको लाबो खोबा मिलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WS बोलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। और एक मिलेगा पूर्वी कार्वी, याद रखिएगा, आंग लांग करके असम में जो है WS मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। असम में और क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो देखिए दीपोर विल जो है WS, ये सब जो है असम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए बहुत अलग है। SSC वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग ही पूछता है SSC, तो आपको काम आएगा। ऐसे हम तो BPSC वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। मिजोरम अगर घूमना है आपको, तो दम्बा जाइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। और थोड़ा देखिए टांगलांग बोलते हैं, यहाँ पे मिट गया है टांगलांग, थोरांट लांग बोल दीजिए, या थोड़ा टांगलांग बोल दीजिए, ये जो है आपको मिजोरम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। अगर आपको सिक्किम जाइएगा ना, तो सिक्किम में 2 मिलेगा, पांगो लखा मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, और किताम मिलेगा, WS मिलेगा। WS में तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। अगर त्रिपुरा जाइएगा, तो त्रिपुरा जैसे ही जाएगा ना, तो गुमटी चले जाइए। गुमटी एक बिहार में गुमटी खोला जाता है सामान बेचने, वहाँ पे गुमटी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेपाही चाला जो है, ये भी हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, WS है। और एक है नागालैंड क्या है? फाकीम है, और रंग पहर है, याद रखिएगा। और पुली वर्जे नाम का जो है जगह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब उत्तराखंड आते हैं, तो उत्तराखंड में तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, WS, ये फेमस है इसलिए बता रही है। पूछे प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो हरियाणा में। हरियाणा के कहाँ पे? पिंजौर में, याद रखिएगा। जबकि दूसरा अगर पूछे गिद्ध प्रजनन केंद्र, तो पश्चिम बंगाल में है, राजभट खावा में है। क्लियर? चलिए आगे चलो। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, तो देखिए सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो उड़ीसा जब जाइएगा ना, तो वहाँ पे एक राज्य है जो कि मयूरभंज जिला के नाम से जाना जाता है, वहीं पे आपका सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? और सुनिए, भरतपुर पश्चिम बिहार, भरतपुर जैसे ही आए तो राजस्थान को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो भरतपुर पश्चिम बिहार भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो साइबेरियन सारस एक पक्षी है, याद रखिएगा, जो कि राजस्थान में है, क्षेत्र में है, भरतपुर पश्चिम बिहार, उसी में साइबेरियन सारस आपको मिलेगा। इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से किसे जानते हैं? भरतपुर पश्चिम बिहार को जानते हैं। तो आपको अगर भरतपुर पश्चिम बिहार जाना है, तो आपको वहां पे बोलना पड़ेगा केवलादेव घाना पश्चिम बिहार जाना है। और कहाँ है ये? तो राजस्थान में है। राजस्थान में है तो वहां पे कौन सी पक्षी मिलेगी? साइबेरियन पक्षी मिलेगी, साइबेरियन सारस मिलेगा। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया, मतलब बायोडाइवर्सिटी घोषित किया था, किस समय? तो हम बताएंगे 2011 से 20 को घोषित किया था। कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। और चलते ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1968 में हुआ था, मतलब 1968 में हुआ था, मतलब 1968 में हुआ था। तो 1968 में क्या हुआ? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। कहाँ है ये? तो भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। अगर पूछे एकमात्र अभयारण्य, मतलब सेंचुरी जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ काश्मीरी स्टैग, ठीक है, काश्मीरी स्टैग पाया जाता है, तो हम बताएंगे जम्मू कश्मीर। जैसे ही कश्मीरी की बात आएगी तो जम्मू कश्मीर टिक लगा दीजिएगा। और जम्मू कश्मीर में
किस नाम से राष्ट्रीय उद्यान है? दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान में जो है कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं, जो कि कश्मीरी स्टैग के नाम से जाने जाते हैं। दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे एकमात्र ऐसा है, मतलब वन्य जीव है। और बात करते हैं, अब है कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाया जाएगा, जो कि जीटी में है, और कुछ हिस्सा आरजे में है, याद रखिएगा। अगर पूछे कि शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में है। अब साइलेंट वैली है कहाँ? हम बताएंगे केरल में है। देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड, साइलेंट वैली केरल। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, और ये है केरल में। अब केरल में है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शेर की पूंछ वाला मकाऊ पाया जाता है, लायन टाइलेड मस्क्यू पाया जाता है, मतलब चूहे जैसा लगेगा लेकिन शेर वाला, ये बोलिएगा, शेर की पूंछ वाला मकाऊ है मॉस्क्यू। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है। तो जैसे ही मुदुमलाई पक्षी विहार आ जाए, पक्षी विहार बोल रहा हूँ, मुदुमलाई पशु विहार आ जाए, समझ जाइए कर्नाटक और केरल को टिक लगा के आ जाएगा, क्योंकि वहां पे सीमा पे स्थित है दोनों के बीच के। केरल स्थित जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, क्योंकि केरल में ही है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व सब है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे हाथी तो पाया जाएगा ही, बाघ पाया जाएगा, याद रखिएगा। और ये कहाँ है पेरियार? केरल में, क्योंकि पेरियार जगह केरल में ही है। मानस वन्यजीव विहार अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो जैसे ही मानस आए तो असम याद रखिएगा, सम याद रखिएगा, मानस याद रखिएगा। मानस कहाँ मिलेंगे? जहाँ सम होंगे, सभी लोग होंगे, असम में होंगे, है ना। अगर पूछे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इजी है, कौन सा है? तो केबुल लामजाओ है। और केबुल लामजाओ जो है, ये जो है कहाँ है? मणिपुर में है। और ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान कैसा है? तैरता हुआ है, फ्लोटिंग करता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो राष्ट्रीय उद्यान को आप नेशनल पार्क भी बोलते हैं। चलिए और चलते हैं, देखिए यहाँ पे है गर्म पानी अभयारण्य। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हम बताएंगे असम में स्थित है। जहां पे गर्म होगा वहां पे असम होगा, ऐसे बोल दीजिए। क्वागा, ठीक है, क्वागा किस पशु की जो है विलुप्त प्रजाति है? तो जेबरा का है। किसका है? जेबरा का है। क्लियर हो गया? आओ बात करते हैं। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो डॉक्टर जो हैं सलीम जो हैं, अली जो हैं, वो भारतीय पक्षी विज्ञान के क्या हैं? प्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं, सलीम अली। अगर मैं बात करूं कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क बोलिए या राष्ट्रीय उद्यान बोलिए, कहाँ है कंचनजंगा? तो हम बताएंगे सिक्किम में है। सिक्किम में है तो किस वर्ष ये कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है स्थापित हुआ, मतलब राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ? तो 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। क्लियर हो गए? अगर पूछे कि प्रसिद्ध गिर वन, गिर जैसे ही हो जीटी याद रखिए, जीटी मतलब गुजरात, तो गुजरात में स्थित है गिर वन। यहाँ पे शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है। अब यहाँ पे देख लीजिए, गिर वन जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान कहिए, नेशनल पार्क कह दीजिए, या आप इसे वन्यजीव अभयारण्य भी कह सकते हैं। तो गिर वन जो है एशियाई शेर के लिए जो है प्राकृतिक क्या है? पर्यावास है, नेचुरल हैबिटेट है। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। वहाँ पे रोड पे भी मिलेगा आपको, क्योंकि रोड उसके जंगल के बीच से गया तो रोड पे ही रहेगा। हिम्मत है तो टकरा कर देखिए, सोचिए शेर का ये। अगर मैं बात करूं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे कोलकाता में स्थित है। अब देखिए हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ मतलब हिमालय वाला लेपर्ड, जो कि बर्फ वाला लेपर्ड बोलिए, जो कि बर्फ में रहता है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में ही तो पाया जाएगा। अगर सिक्किम में जाइएगा तो सतर्क से रहेगा, हिम तेंदुआ पाया जाएगा, हिम लेपर्ड पाया जाएगा। सारस की अगर बात करें तो सारस जो है
किस राज्य का राजकीय पक्षी है? बताइए। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसे स्टेट बर्ड बोलते हैं, राजकीय पक्षी है सारस। किसका? उत्तर प्रदेश का, यूपी का। नल सरोवर पश्चिम बिहार। जैसे ही नल सरोवर आए, नारायण सरोवर आए, तो हम गुजरात को लगाएंगे, जीटी को टिक लगाएंगे। क्लियर? हम पढ़ चुके हैं इसलिए हमको याद है, आपको भी याद हो गया होगा। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्राप्त की गई है? तो हम बताएंगे 12। कितने? 12। टोटल कितने हैं हमारे भारत में? 18। 18 में से 12 का नाम यूनेस्को द्वारा चुना गया है, जो कि मैं स्पेशल पर्यावरण में पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, स्पेशल वीडियो मैंने डाला है उसका। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड से जाना जाता है। बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना होगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो हम बताएंगे 18। यही तो मैंने बोला कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 यूनेस्को द्वारा चुना गया है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। दाक्षिणात्य में। ये तो पढ़ा चुका हूँ। अब चलिए थोड़े से हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जो दिवस होते हैं, ये चलिए हम पढ़ते हैं। तो पर्यावरण दिवस जो है यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि 28 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, कौन सा डे मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व विनायक दिवस मनाते हैं। तो ये भी ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे घुमा देगा कि पर्यावरण से संबंधित या जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन है, ये बताइए कि पर्यावरण से संबंधित जो दिवस होते हैं 21 मार्च को मनाते हैं, कौन सा पर्यावरण दिवस मनाते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा संबंधित है जैव विविधता से? तो हम बताएंगे विश्व वानिकी दिवस बताएंगे। मतलब ऐसे कहीं भी एंगल से घुमा सकता है, लेकिन लास्ट में आंसर 21 मार्च वानिकी दिवस होगा। अब विश्व जल दिवस अगर पूछे तो हम बताएंगे भाई 22 मार्च को मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस, अगर जल की बात होगी, पानी की बात होगी, तो हम बताएंगे 22 मार्च। यहाँ पे जल की जगह पानी दे देता है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो 22 मार्च याद रखिएगा। अगर पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो पूछेगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस बताइए तो जी, वर्ल्ड का है ये सब, ठीक है, विश्व लगा हुआ वर्ल्ड, तो मौसम विज्ञान, तो हम बताएंगे 23 मार्च। अच्छा, 23 मार्च को हम मौसम विज्ञान मनाएंगे और 22 मार्च को जल दिवस। वाह वाह, क्या बात है, अच्छी बात है। और 21 मार्च को हम वानिकी दिवस मनाएंगे और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मना ही रहे हैं। अब सोचिए 28 फरवरी मतलब वो अंतिम है बेचारा फरवरी का। अगर बात करते हैं अर्थ ओवर दिवस, क्या बताएंगे? अर्थ ओवर दिवस, जो कि मार्च का अंतिम शनिवार को हमेशा मनाते हैं। मार्च जो भी आएगा उसका अंतिम शनिवार को मनाते हैं अर्थ ओवर दिवस। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य मतलब वर्ल्ड हेल्थ दिवस हम लोग बनाते हैं, हेल्थ डे, तो हम बताएंगे 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को सोचिए क्या मनाएंगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाएंगे? 22 अप्रैल को मनाएंगे। और विश्व जैविक विविधता दिवस मतलब बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 22 मई को। सोचिए 22 मई को हम लोग बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं वर्ल्ड का, और पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। देख रहे हैं ना क्या बात है? 7 को मनाइए स्वास्थ्य दिवस, और फिर स्वस्थ रहिए तो पृथ्वी को मनाइए पृथ्वी दिवस, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ 22 अप्रैल को। नीलगिरी तरह दिवस भी होता है, ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, 7 अक्टूबर। और अगर पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 5 जून को, ये बहुत फेमस है, 5 जून को मनाते हैं। चलिए ये हो गए। अब इसी में आता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाएंगे तो 11 जुलाई को मनाएंगे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अगर पूछे तो हम बताते हैं 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस मतलब वर्ल्ड टाइगर डे, तो हम बताएंगे 29 जुलाई। 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं टाइगर डे, ये बोलिएगा वर्ल्ड टाइगर डे। अब विश्व ओजोन दिवस पूछे तो, वर्ल्ड ओजोन डे पूछे तो 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को क्या मनाएंगे? ओजोन दिवस मनाएंगे। विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का विश्व गैंडा दिवस अगर पूछे, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस पूछे तो गैंडा जैसा हो के 22 दिसंबर को मनाइए, सॉरी 22 सितंबर को मनाइएगा। विश्व खाद्य दिवस अगर पूछे तो हम बताएंगे तो 16 अक्टूबर को बता देंगे। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर है ना। और 16 सितंबर अगर आ जाए तो बताइएगा ओजोन दिवस, और 16 अक्टूबर आ जाए तो खाद्य दिवस। ये सब ध्यान रखना होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 16 अक्टूबर है, ये तो हम जान गए। अब यहाँ पे देखिए 24 अक्टूबर है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है, यूनाइटेड डे मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं।
अगर पूछे कि ठीक है, मतलब पर्यावरण दिवस तो हम मना लिए 5 जून को, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाएँगे? तो हम मनाएँगे 26 नवंबर को। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछे तो 5 जून हम बताए, ठीक है? और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछे तो 26 नवंबर। पर्यावरण का संरक्षण दिवस अगर पूछे तो 26 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम, राष्ट्रीय जो प्रदूषण हो रहे हैं निश्चित रूप से, उसका रोकथाम के लिए 2 दिसंबर हम लोग डे रखे हैं कि रोकथाम दिवस मनाएँगे 2 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस भाई ज़रूरी है 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस पूछे तो 10 दिसंबर। अगर पूछे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पूछे तो 14 दिसंबर। चलिए, पॉइंट जो है नोट कर लीजिए। NTCA इसका पूरा होता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम की स्थापना अगर पूछे तो हम बताएंगे 1973 बताएंगे, 1973 बता देंगे। जिसका उद्देश्य क्या था कि बाघों की संख्या में वृद्धि करना है, ग्रोथ करना है और उसके संरक्षण देना है, मतलब प्रोटेक्ट करना है। क्लियर हो गया? अब जैसे कि हमारे भारत में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। मैंने बताया था कि यूनेस्को द्वारा जो है 12 जो है सम्मिलित किया गया था जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। अब भारत में टोटल कितने हैं? 18। तो भारत का 12 तो चला गया था यूनेस्को द्वारा, तो 18 का नाम हम चलिए जानते हैं। हम 18 का नाम नहीं बताए थे, 12 का नाम बताए थे जो कि यूनेस्को द्वारा रखा गया था, जिसमें से कुछ ही कुछ है जो कि नहीं रखा गया, नहीं तो वो भी हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे और इसका ईयर्स पढ़ेंगे। तो देखिए 1986 में जो है नीलगिरी जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और ये नीलगिरी जो है कर्नाटक, केरल और आपको तमिलनाडु में मिलेगा। मतलब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। मैंने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु बोल दिया। तो इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1986 में हुआ था। किसकी? नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को, बायोस्फीयर को। और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के हिस्से में ये पाया जाता है, ये यूनेस्को द्वारा दिया गया है। तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। अगर मेरा पर्यावरण देखेंगे तो वो आपका 12 यूनेस्को द्वारा जो चुने गए हैं वो देख लीजिएगा। मैं 18 का भी बात करता हूँ, ठीक है? अब देखिए 2 साल बाद आता है 1988। इसमें 1988 में जो है नंदा देवी बायोस्फीयर को, भारत का बायोस्फीयर है, जो कि उत्तराखंड के हिस्से में आता है। तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। एक आया था जो कि मेघालय में है, और इसकी स्थापना जो है 1988 में ही हुआ था। याद रखिएगा, जिसे नोक रेक के नाम से जाना जाता है। तो नोक रेक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बोला जाता है। तो 1988 में अगर पूछे ठीक है 1988 है, तो 1989 में जो है कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो हम बताएंगे मन्नार की खाड़ी को बताएंगे, क्योंकि ये तमिलनाडु के हिस्से में पड़ता है। ये सब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का टोटल 18 है, जिसमें से हम चौथा भी पढ़ रहे हैं। अब 5वां जो पढ़ रहे हैं 1989 में ही हुआ था। 1989 में ही हुआ था, जो कि सुंदरबन का नाम सुने होंगे, जो बंगाल में है, बंगाल टाइगर के नाम से फेमस है वो, ठीक है? तो 1989 में सुंदरबन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा, WB पश्चिम बंगाल। अगर पूछा जाए कि 1989 में, देखिए 1989 में मानस, तो 3 हो गए, बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन और मानस। ये सब की स्थापना जो है 1989 में हुआ था। और 1988 में 2 का हुआ था, ठीक है? 1988 में नंदा देवी और नोक रेक का याद रखना है। 1986 में किसका हुआ था बताइएगा? तो नीलगिरी का हुआ था, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के हिस्से में पड़ता है। अब 1989 में जो हुआ, ये 4, 5, 6 जो देख रहे हैं, ये जो है असम में मानस है, ये हम जानते हैं, मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। ये तीनों का हुआ था स्थापना 1989 में, लेकिन भारत के अलग-अलग राज्य में। एक और हुआ था जो कि चौथे नंबर का, जो 7वां नंबर का देख रहे हैं, ये 1989 में हुआ था। चौथे नंबर का कहने का मतलब 1989 में, मतलब 1889 में जो है चौथे नंबर में हुआ था, जो कि ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं, जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है। तो ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1989 में हुआ था, अंडमान निकोबार में इसका हिस्सा पड़ता है। आपसे पूछेगा कि 8वें नंबर पे जो है 1994 में, 1994 में सिमलीपाल जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया, जो कि उड़ीसा के हिस्से में पड़ता है। तो उड़ीसा के हिस्से में जो है आरक्षित क्षेत्र को रखा गया, तो सिमलीपाल को रखा गया। कब इसकी स्थापना हुई? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया, जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1994 में रखा गया था, 1994 में। अब यही 9वें नंबर पे चलते हैं, तो 1994 की है जो 1997 में अब चलते हैं। तो 9वें नंबर पे 1997 पे 1997 पे चलेंगे, जिसे डिब्रू सैखोवा बोला जाता है। तो डिब्रू सैखोवा जो है ये असम के हिस्से में है, और ये भी जैव आरक्षित क्षेत्र में आता है। 18वें हिस्से में से 9वें हिस्से पर आता है।
समझ गए? तो 1997 में डिब्रू सैखोवा नाम का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई और ये असम के हिस्से में आता है। अब देखिए 10वां जो है आपका 1999 में आया था, 1999 में आया था, जो कि दिवांग के नाम से जो है जैव आरक्षित क्षेत्र रखा गया 10वें नंबर पे, और ये अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में आता है 10वें नंबर पे। अब 11वें नंबर पे भी 1999 में, तो देखिए 1999 में 2 हुए, एक तो आपका दिवांग जैव आरक्षित क्षेत्र हुआ, एक हो रहा है 11वें नंबर पे पंचमढ़ी। अब पंचमढ़ी जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो पंचमढ़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो 1999 में पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं 2000 में। 2000 में एक ही है कंचनजंगा, इसकी जो है आरक्षित क्षेत्र में रखा गया, रिजर्व में बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया, इसकी स्थापना हुई और ये कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। अब कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, मतलब नेशनल पार्क तो हो ही गया, राष्ट्रीय उद्यान हुआ तो मतलब वन्यजीव अभयारण्य है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि नहीं? ये सब। और बात करते हैं कि 13वां नंबर पे जो आया 2001 में, ये तमिलनाडु और केरल के हिस्से में आता है, जो कि बायोस्फीयर में रखा गया, जिसका नाम अगस्ता मलाई है। तो अगस्ता मलाई के नाम से जो है बायोस्फीयर को रखा गया है भारत के। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और तमिलनाडु और केरल के हिस्से में यह पड़ता है। अब 2005 डायरेक्ट पहुंचते हैं, 14 नंबर पे जो है 2005 में पहुंचते हैं। 2005 में 2 रखा गया, एक तो आप उसे अचानक मार बोल दीजिए या अमरकंटक बोल दीजिए, एक ही बोल सकते हैं। तो अचानक मार, अमरकंटक, लेकिन याद रखिएगा अमरकंटक वाला हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में है 2005 में, और अचानक मार को मध्य प्रदेश का हिस्सा बताया गया है। तो अचानक मार जैसे आ जाए मध्य प्रदेश, अमरकंटक छत्तीसगढ़। तो याद रखिए कभी कभी क्या होता है कि अचानक मार यहाँ देके छत्तीसगढ़ का दे देता ऑप्शन, तो याद रखिए दोनों का नाम है, बस अमरकंटक अचानक मार कर दिया है, बदल भी सकता है। तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है, 2005 में हुआ था। अब 15वां नंबर पे है 2008 में कच्छ का रण, जिसे हम ग्रेटर बोलते हैं, ये गुजरात के हिस्से में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। अब 16वें नंबर का जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना जो है 2009 में हुआ था, जिसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया, और ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। कोल्ड है तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, जहाँ ही में है। 17वां प्रश्न है 2010 में रखा गया शेषाचलम पहाड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश के हिस्से में आता है, तो ये भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया। जितना भी आप पढ़े ये सब आरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। और याद रखिए 18वां नंबर का है 2011, क्या है 2011 में जो है पन्ना को रख दिया गया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, और ये मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। तो हमारा 18 जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत की तरफ से, जिसमें से 12 यूनेस्को द्वारा ये चुना गया था बायोडायवर्सिटी में। क्लियर हो गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये हो गए। अब हम चलेंगे थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए कस्तूरी मृग परियोजना जो है चला था, गिर सिंह परियोजना चला है, ये सब जरूरी है, ये जरूर सुन लीजिए, आपको देखना नहीं है वीडियो, सिर्फ सुनना है ऑडियो। कस्तूरी मृग परियोजना की बात करते हैं, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण परियोजना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी परियोजना जो चला था वो है। तो कस्तूरी मृग परियोजना की बात करते हैं, जो कि 1970 में हुआ था। मृग किसे बोला जाता है बताइए तो? मोर को कि हिरन को? कमेंट कीजिएगा। मयूर बोला जाता है मोर को, मृग बोला जाता है हिरन को। तो देखिए कस्तूरी मृग परियोजना जो चला था 1970 में इसकी प्रारंभ हुई थी। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया। तो 1970 में कहाँ प्रारंभ किया गया? केदारनाथ अभयारण्य में। केदारनाथ है कहाँ? उत्तराखंड में। किसके सहयोग से ये शुरू किया गया? तो ये IUCN के तहत किया गया। और किसके लिए किया गया? कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए, मतलब हिरन के लिए। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, मतलब इसमें नर मृग होंगे, समझ गए? कस्तूरी जो बोला गया है नर मृग को बोला गया है, कि मादा मृग एक नर, तो नर किसे बोला जाता है बताइए, और मादा किसे बोला जाता है? कमेंट कीजिएगा। नर और मादा समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा। ये मृग जो है हिमाचल प्रदेश की चंबल घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछेगा कस्तूरी जो मृग है, हिरन जो है, जिसमें नर प्रजाति से पाई जाती है, ठीक है, केवल नर प्रजाति पाई जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश की जो क्षेत्र है चंबल घाटी, वहां से लेकर सिक्किम के जो हिमालय क्षेत्र वहां तक पाई जाती है। और इसकी प्रारंभ हुआ था 1970 में। किसके सहयोग से? IUCN के तहत से हुआ था। कहाँ? केदारनाथ अभयारण्य में ये शुरू हुआ था। और कहाँ है केदारनाथ? उत्तराखंड में। क्लियर? इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। नर और मादा बताइए तो नर हुआ पुरुष और मादा हुआ महिला, जानवर की बात हो रही, तो नर और मादा बोला जाता है। अब गिर परियोजना जो चला था, ये चला था 1972 में चला था। मतलब 1972 में क्या चला? मतलब 1972 में गिर परियोजना, मतलब
गिर सिंह परियोजना, शेर है ना वहाँ पे, इसलिए गिर सिंह परियोजना चला। तो गिर अभयारण्य में ही चला था, जो कि गुजरात में है। तो गिर अभयारण्य में जो है केंद्र सरकार के सहयोग से, किस सहयोग से? केंद्र सरकार के सहयोग से ये प्रारंभ किया गया। ये बात तो हमको याद रखना होगा। जैसे हमारा IUCN के सहयोग से हमारा कस्तूरी मृग परियोजना चला था 1970 में, उसी तरह 1972 में गिर अभयारण्य चला केंद्र सरकार के सहयोग से। गुजरात के जूनागढ़ जिले के जो हैं 1412 वर्ग किमी क्षेत्र में जो स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एशियाई शेर पाए जाते हैं। 1412 वर्ग किमी बोल सकते हैं, हम डायरेक्ट 1412 बोल दिए। तो ये ध्यान रखना होगा, एशियाई शेर के लिए इसलिए जरूरी है। अब चला था तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट जो है, ये चला था आपका बाघ परियोजना। बाघ परियोजना जो चला था ये हम जानते हैं 1973 में। सिर्फ आप पढ़े होंगे कि बाघ परियोजना जो है कब आया, एक्ट कब आया, तो 1973 आया। लेकिन क्यों आया ये जानना जरूरी है। तो बाघों की संख्या में कमी को रोकने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए आया था। कमी जो हो रही थी उसे रोकना है भाई, कमी नहीं होने देना बाघ को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, प्राकृतिक उथल पुथल हो जाएगा। कछुआ संरक्षण परियोजना की अगर बात करते हैं तो कछुआ संरक्षण योजना चला था 1975 में, समझ गए। तो कछुआ संरक्षण परियोजना जो चला 1975 में चला था, 1975 में चला था। ये उड़ीसा का जो है भितरकनिका में पाए जाने वाला ये कछुआ है। कहाँ पाए जाने वाला? भितरकनिका में। उड़ीसा का भितरकनिका एक क्षेत्र है, वहाँ पे पाए जाने वाला। ये संरक्षण चला था 1975 में। ये पता है दक्षिण अमेरिकी जो है कछुआ की प्रजाति है, और उस प्रजाति का नाम अगर पूछे आप कि किसके लिए हो रहा है, तो ओलिव रिडेल कछुआ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, अगर पूछे कि घड़ियाल प्रजनन परियोजना क्या है, जो प्रजनन परियोजना है ये कब आया, तो 1975 में ही आया था। लेकिन अंतर क्या है कि ये भारत सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह जो है परियोजना प्रारंभ की। तो ये भी जो है उड़ीसा से ही शुरू हुआ था, घड़ियाल प्रजनन परियोजना और कछुआ संरक्षण परियोजना दोनों। ये क्लियर हो गए। और याद रखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से हुआ था घड़ियाल वाला 1975 में। इस योजना का विस्तार जो है आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश लखनऊ जो क्षेत्र है, और वहाँ पे कौन सा कुकरेल जो जगह है लखनऊ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। और राजस्थान, याद रखिए राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड में भी ये परियोजना चलाई गई थी। समझ गए? विस्तृत रूप से बिहार भी हुआ था, असम भी हुआ था, नागालैंड तक गया था। और देखिए थाइमिन मृग परियोजना, एक कस्तूरी मृग परियोजना पढ़ेंगे, एक थाइमिन मृग परियोजना पढ़ेंगे, जो कि 1977 में आया था ये परियोजना नाम, जो कि थाइमिन मृग जो है मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में पाए जाने वाला है, और विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। ये स्तनधारी है। देखिए कस्तूरी मृग जो है नर मृग है, और ये जो है स्तनधारी मृग है थाइमिन मृग, जो कि आपको मणिपुर में पाया जाएगा और बहुत ही दुर्लभ पाया जाता है, इसलिए इसको भी बचाना जरूरी है, अगर ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक गैंडा परियोजना आया जो कि 1987 में आया था, कब आया था? 1987 में आया था गैंडा परियोजना। इसमें क्या है कि एक सिंग वाला गैंडा केवल भारत में ही पाया जाता है। सोचिए केवल भारत में पाया जाने वाला गैंडा कौन सा है? एक सिंग वाला गैंडा, जो कि इसके बचाने के लिए 1987 में चला था। असम के जो है मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलदापारा अभयारण्य जो है गैंडों की मुख्य शरण स्थलीय है। मानस अभयारण्य में आपको गैंडा मिलेगा, काजीरंगा उद्यान में आपको मिलेगा, पश्चिम बंगाल का जलदापारा जो अभयारण्य है वहाँ पे गैंडा मिलेगा। गैंडा मुख्य रूप से वहाँ पे शरण स्थलीय क्षेत्र है इसका, और ये भारत में ही मिलता है एक सिंग वाला गैंडा विश्व में, अगर याद रखिएगा। हाथी परियोजना की अगर बात करें तो हाथी परियोजना चला था 1992 में, और ये जरूरी था क्योंकि बहुत लोग जो है हाथी के दांत के लिए मारते रहते हाथी को, तो ये जरूरी था। और ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया हाथी को बचाने के लिए, और 17 दिसंबर 1992 को किया गया। 17 दिसंबर 1992 को किया गया, याद रखिएगा। और झारखंड के सिंहभूम जिले से यह प्रारंभ की गई। कहाँ से शुरू हुआ? सिंहभूम जिले से शुरुआत हुआ। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित जो क्षेत्र है पेरियार अभयारण्य, जो कि कहाँ है? केरल में है, याद रखिएगा। मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, मानस और काजीरंगा उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। ये सब में शुरुआत किया गया ये परियोजना बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा।
कब? 17 दिसंबर 1992 को। कहाँ से शुरुआत हुई? झारखंड से शुरू हुई, सिंहभूम जिले से। अब भारत के प्रमुख जो हाथी संरक्षित क्षेत्र है, जैसे पेरियार में है, आपको मानस में मिलेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पे एक ही जानवर नहीं ना मिलते, बहुत सारे जानवर मिलते हैं। चलिए और भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं लाल पांडा परियोजना जो चला था 1996 में चला था, 1996 में चला था। देखिए कभी-कभी 1997 दे देता है, तो ये ध्यान रखना होगा, लेकिन आपको 1996 ही अगर ऑप्शन में है तो टिक लगाइएगा। तो लाल पांडा परियोजना जो चला था, वो चला था आपका 1996 में। लाल पांडा परियोजना जो चला था वो 1996 में चला था, ये हम जानते हैं। विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से, किससे? विश्व नेचर निधि के सहयोग से। पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में जो है प्रारंभ की गई, शुरुआत की गई। लाल पांडा जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। कौन? लाल पांडा पाया जाता है। कैट बियर के नाम से भी प्रसिद्ध है लाल पांडा, क्योंकि कैट बियर लगता है इसलिए, कैट जैसा लगता है, बिल्ली जैसा। गिद्ध संरक्षण परियोजना भी चलाया जा रहा है, जो कि 2006 में चलाया गया, 2006 में चलाया गया गिद्ध संरक्षण परियोजना, जो कि तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। किसके बचाना? गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण जो है पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है। सोचिए, तीव्रता से लुप्त हो रहे थे, समझ गए? तीव्रता से लुप्त हो रहे थे कौन? गिद्ध। उसको बचाने के लिए 2006 में संरक्षण चली। उससे क्या हुआ कि गिद्ध मर जाते थे, जो जानवर मरते थे उसको खाते थे, तो मर जाते थे। इससे दिक्कत हो रही थी गिद्ध को, तो उसको रोका गया। चलिए, क्लियर हो गया? अब इतना ही रखते हैं, और भी आपको जो पढ़ा चुके हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है आप देख सकते हैं अपना, ठीक है? टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, तो हम उसको पर्यावरण में पढ़ा चुके हैं, तो हमको नहीं लगता कि इसमें पढ़ाने से टाइम वेस्ट होगा, है कि नहीं? तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो है प्रवाल भित्तियाँ जो होती है 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ या कम लवणीय जल में जो होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन? प्रवाल भित्तियाँ।